जी नमस्कार नूतन जी। जी नमस्कार दीदी, कैसे हैं? जी दुआ सब। मैं 5 मिनट बात हो सकती है? जी जी। अच्छा नमस्कार नूतन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि आपने जो अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी उसमें आपको अग्रिम जमानत न्यायालय ने दे दी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? अग्रिम जमानत की लगाई थी मतलब मैं समझी नहीं। वो जो आपके ऊपर एक जो है एफआईआर दर्ज करा दी थी यूपी गवर्नमेंट ने कि अमिताभ जब 27 अगस्त को जो है पुलिस जो है बिना सर्च वारंट के अरेस्ट करने गई थी तो आपने सरकारी काम में दखल अंदाजी की। तबकि जो है उनके पास कोई ऐसा जो है एविडेंस भी नहीं था और प्रॉपर वे में जो है आप एक एडवोकेट हैं, अमिताभ जी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो इस तरह की कोई अभिरक्षा में जो है भगाने वाला तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। आप लोग खुद तो कानून के जानकार हैं, तो क्या जो आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी क्या इस मामले में? हाँ, वो तो अब इस बात को काफी समय हो गए। जब एफआईआर लॉन्च हुई थी तभी बिल अप्लाई किया था और कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए बिल भी दे दी थी। जी, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानून में जो है आप लोगों का, दोनों का, पूरे परिवार का पूरी तरह से विश्वास है, तो अभी आप इस लड़ाई को जो है किस तरह से जो है लेंगी? अमिताभ जी वाला जो मामला है। देखिए, मैं इसको कहूँगी कि लड़ाई कहना तो सही नहीं है। अब चूंकि जो घटना घटी जी वो अपने आप में ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का कार्य व्यवहार और आचरण रहा वो खुद ही कई सवाल खड़े करता है। लेकिन हमारे यहाँ एक विधिक प्रक्रिया होती है और जब कोई चीजें रजिस्टर हो गई, अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई, वो सही है या गलत है वो तो अब कोर्ट तय करेगी। मामला न्यायालय में है तो अब बहुत कुछ कहना सही नहीं है। हमें जो भी अपनी बात कहनी होगी तो वो हम माननीय न्यायालय के समक्ष रख भी रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब होता है और चीजें पहले जो भी सरकार की है, अभियोजन की है, उनकी बातें सुनी जाती है। तो अभी उनकी जो बातें हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया है तो इस देश के नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को वो फॉलो करना चाहिए और हम भी कर रहे हैं। तो उसी के तहत आगे जैसे अब जुडिशियल प्रोसेस पे चीजें हैं और हम अपनी बात वहाँ न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। तो आपको जो है कब तक के जो है एक आशा है, एक उम्मीद है, या आप न्यायिक प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझती हैं एक एडवोकेट होने के नाते भी, तो आपको क्या लगता है कि इस पे कब तक के जो है राहत मिल जाएगी? देखिए, अब ये तो कोई भी नहीं कह सकता है क्योंकि न्यायालय जो भी अपना काम करती है तो वो तथ्यों, परिस्थितियों, स्थितियों को देखते हुए करती है। अब उसमें ये कहना जब मामला कोर्ट में है तो कब तक चीजें हो जाएंगी ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब वो प्रक्रियाधीन चीजें हैं। हो सकता तुरंत हो जाए, हो सकता बहुत समय लगे, क्योंकि राहत में भी तो राहत कई तरह की होती ना। जी जी, तो आप किस राहत की बात कर रहे हैं वो भी मैं समझ नहीं पाई। मैं इस राहत की बात कर रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर कफील साहब को करीब 10-11 महीने जो है जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, फिर न्यायिक प्रक्रिया का फॉलो करने के बाद उनको कोर्ट से क्लीन चिट मिली और सरकार ने उनको फिर विभागीय जांच करके जो है निलंबित कर दिया दोबारा से। तो आज वो दिल्ली भी आए थे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि न्यायालय में तो विश्वास जो है आपको भी है, डॉक्टर कफील को भी था, लेकिन बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनको कोर्ट के डिसीजन आने के बाद भी प्रताड़ित करना छोड़ा नहीं है। मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ। देखिए, अब जो सरकार का जो भी कार्य होता है या सरकार का भी क्यों कहूँ, सरकार कोई भी गलत काम नहीं करती है। गलत अगर कुछ होता तो वहाँ बैठे अधिकारी करते हैं, अपने नफा नुकसान के लिए करते हैं और किसी के साथ भी गलत करते हैं। जिस मामले में हमें फंसाया गया उस मामले का भी एक बृहद आयाम है और अगर समग्रता से देखा जाए तो आज वो पीड़ित भी हमारे बीच में होते अगर सरकार के वहाँ बैठे अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी सही करने की
उन्होंने वास्तव में न्याय किया होता। तो अब ये प्रशासन क्या करती है वो एक पहलू है, लेकिन न्यायालय का जो काम है वहाँ दोनों पक्ष को सुन के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे न्याय किया जाता है। हो सकता है कई बार कोई व्यक्ति अपनी बात को साबित करने की स्थिति में नहीं होता है और कई बार बेकसूर होते हुए भी सजा पा जाता है, लेकिन इससे ये नहीं है कि हमारे न्याय व्यवस्था में कोई कमजोरी है। न्यायालय के पास जो भी तथ्य और सबूत जाते हैं और वो भी पहुंचाने का काम पुलिस का ही होता है, तो वहाँ भी अगर कहीं कोई चूक या गड़बड़ी होती है तो प्राथमिक जिम्मेदारी उन अधिकारियों की या विवेचक की होती है जो सही तथ्य माननीय न्यायालय तक नहीं पहुंचाते हैं। और दुर्भाग्यवश ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर जिस दिन प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी तय होने लगेगी कि आप किसी भी व्यक्ति को सालों जेल में बंद रखते हैं और अगर उसके बाद उस मामले में सजा नहीं करवा पाते, वो छूट जाता है या उतने साक्ष्य नहीं पाए जाते, तो क्यों ना अभियोजन जिन्होंने प्रॉपर उसको इवैल्यूएट किए हुए तथ्यों को और लॉ को देखते हुए अगर कोर्ट तक मामला प्रस्तुत नहीं किया है तो उन पे कार्रवाई की जाए। जब तक अभियोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय की जाएगी तब तक मुझे लगता तमाम लोग हैं जो ऐसे प्रशासन से पीड़ित होते रहेंगे। आपने बहुत ही वृहद तरीके से बताया और ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जब तक के जो है अभियोजन पक्ष को पूरी तरह से उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए पनिशमेंट करने का प्रोविजन नहीं होगा तब तक के इस तरह से जो है लोगों को प्रताड़ना होती रहेगी। तो इसको लेके आप जो है एक सोशल वर्कर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, आप अपने हस्बैंड का ये मामला निपटने के बाद इस चीज को जो है आप ऊपर और लड़ाई लड़ेंगी आम जनता के लिए, जनमानस के लिए। जैसे देखिए हमारी लड़ाई तो पहले भी जो थी हम आम जनता के ही, या जहाँ प्रशासन नहीं सुनती थी कमजोर लोगों की बात, हम उन्हीं की बात सामने रखते थे, कार्रवाई की मांग करते थे। अब सवाल ये, मेरे पति को भी जब मैं कहूंगी फंसाया गया इस मामले में या रखा गया, तो मूल यही जो अभियोजन का तर्क है कि आपसे मतलब क्या था, आपने किया तो जरूर आपके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे। तो अब ये चीजें ऐसी है कि जब आप जनता के लिए बोलते, जनता के बीच में हमारी छवि क्या है वो सबको पता है, लेकिन माननीय न्यायालय में जब चीजें जाएंगी तो वो साक्ष्यों पे आधारित होती हैं और तथ्य पे होती हैं। तमाम ऐसे गवाह जिनकी हमने मदद की हो सकता है वो सामने आए, कई बार डरा दिए जाते हैं, वो सामने नहीं आएंगे, या प्रशासन हर तरीके से कोशिश करती है कि हम उन चीजों को सामने न लाने पाए, डराएं, धमकाएं। जैसे हमारे मामले में भी जो हमारे समर्थन में लोग अगर कोई बात भी कह रहे थे तो उनको डराने धमकाने का प्रयास किया गया। तो अब कई सारी चीजें हैं, ये बहुत ही एक मैं कहूंगी कि वृहद पहलू है और आयाम है। जैसे जब पुलिस ने, मेरे उदाहरण के तौर पे कहूंगी, दूसरा FIR लिखा गया, उसपे मैं भी अक्यूज हूँ, मुझे बेल लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? जबकि सारे फैक्ट सामने हैं, वीडियो सामने है, इसलिए कि मैं उस घटना का वीडियो बना रही थी, या हमने पूछा कि आप अगर घर पे आए हैं और ले जाना चाहते हैं तो जो लॉ परमिट करता है वो पेपर कहाँ पे है, पेपर दिखा दीजिए। अगर अपने कानूनी अधिकार, कानून की बात करना अपराध है तब तो कुछ नहीं कहना मुझे, लेकिन अगर वो अपराध नहीं है तो उन पुलिस कर्मियों को जो बिना किसी अभिलेख के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के हमारे घर पे आए और जिस तरीके से अराजक माहौल उत्पन्न किया और उसके बाद उल्टे हमारे ऊपर ही FIR भी लॉन्च कर दी और उसके साक्ष्य भी हैं, पब्लिक फोरम पे उपलब्ध है, उसके बाद भी आज भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें रिवार्ड ही दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे अभी कहूंगी, कुछ ही दिन पहले अभी देख रही थी, हाल फिलहाल एक बच्चे के पुलिस कस्टडी में मौत का मामला आया। जिस तरीके से जो नल और जो चीजें सामने आई वो फर्स्ट हैंड ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और वो कहानी सही नहीं है जो पुलिस कह रही है। लेकिन उसके बाद भी अब पुलिस कह रही है तो पुलिस ही सही है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि वहाँ जब वरिष्ठ अधिकारी उन तथ्यों को देखने को तैयार नहीं होते या वो उसको डिफेंड करते हैं, तो ऐसे में अगर और वही के पुलिस अधिकारी को उस मामले की जांच और विवेचना भी करनी है, तो वो कैसे तथ्य कोर्ट के सामने ले जाएंगे और कैसे साक्ष्य इकट्ठा करेंगे,
इसको बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तो फिर न्यायालय जो भी न्याय करेगी तथ्यों साक्ष्यों पे, तो वो पुलिस को करना है इकट्ठा, और अगर सही तरीके से नहीं करती तो वास्तविक न्याय कैसे हो पाएगा। नूतन जी, एक आखिरी सवाल, आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट आजकल जेल में हैं। डॉक्टर कफील साहब को भी जो है साल भर करीब जेल में रखने के बाद जो है कानूनी लड़ाई लड़के वो बाहर आए हैं। अमिताभ ठाकुर साहब को जो है जबरन रिटायर्ड करके अब इस झूठे मामलों में फंसा के जो है उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्व आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह वो भी जो है 7-7 मुकदमे झेल रहे हैं। उन्होंने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। इस तरह के ईमानदार अधिकारियों और पेशावर लोगों के खिलाफ जो सरकारें काम करती हैं, इनको नियंत्रित करने के लिए, कानून सम्मत पहल करने के लिए क्या जनमानस को और सुधी लोगों को इन मुद्दों पे एकजुट होना चाहिए और सरकारों और अदालतों पे दबाव बनाना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मतलब कि सरकार या अदालत पे दबाव की बात होती है। बात इस चीज की होती है कि जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों को लेके जागरूक होगा, क्योंकि हमें कर्तव्यों का पाठ बहुत पढ़ाया गया है, लेकिन कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। उसके बारे में जब भी अगर अधिकार की बात होती तो शासन की तरफ से ये कहा जाता है कि पहले अपने कर्तव्य निभाइए। मुझे लगता है आम जनता तो अपनी औकात या हैसियत से बढ़ के जो उससे संभव है कर्तव्य निभा रही है, लेकिन जो उसको अधिकार मिलने हैं, जो न्याय प्रणाली है, मैं कहूँगी खास करके पुलिस व्यवस्था या अन्य जो भी चीजें हैं, तो वो आम जनता तो खुद में ही पीड़ित और प्रताड़ित है। महंगाई, तमाम मुद्दे हैं, उसको अपना परिवार का पालन पोषण करना है, जीवन यापन करना है। उसकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है या वो नहीं कह पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है, डर है कि अगर हम कहेंगे और कार्रवाई हो जाएगी। और उसका नजीर जो आपने खुद ही कहा, तो वो ये दिखाता है कि अब की स्थिति में अगर आप कहते हैं, सही बात भी कहते हैं और कुछ अधिकारियों को पसंद नहीं आती है वो चीज, तो आप पे वो कानूनी कार्रवाई मुकदमे के जरिए, जेल में बंद कराने के जरिए कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है जो अमिताभ ठाकुर के साथ हुआ या जो डॉक्टर कफील के साथ हुआ या और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम नहीं जानते और वो जेल के सलाखों के अंदर हैं। हो सकता है पूरी जब ट्रायल प्रक्रिया निकलेगी तो वो बेगुनाह होकर बाहर निकलेंगे। तो जरूरत उस सिस्टम को भी देखने की है कि क्या हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो पुलिस तंत्र है, उसको हमने कितना अकाउंटेबल किया है। विवेचना भी उसी को करनी है, सही तरीके से विवेचना हो रही है, नहीं हो रही, जो तथ्य कोर्ट के सामने ले जाए वो कितनी गंभीरता से ले जाए जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर जहां किसी को बचाना होता है तो पुलिस साक्ष्य इकट्ठे ही नहीं करती है और कई जो वास्तविक अपराधी हैं वो छूट जाते हैं। तो इन चीजों को भी मुझे लगता है कि समग्रता में देखने की जरूरत है। और वो एक दिन की बात भी नहीं है। जब तक हम जिनको चुन के भेज रहे हैं संसद में या विधानसभा में, जब तक वो इस चीज को लेके और पुलिस को मुक्त नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं पुलिस बंधी भी हुई है, तब तक ये स्थिति जो पुलिस राज वाली स्थिति है उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार आएगा। और तमाम ऐसे अमिताभ ठाकुर जैसे लोग हैं जो जेल के अंदर दिखेंगे आने वाले समय में आपको। आपकी बहादुरी और अमिताभ जी की बहादुरी को देखते हुए मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या अमिताभ ठाकुर साहब जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी सवाल अमिताभ ठाकुर साहब के लिए विधानसभा चुनाव का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो सवाल है वो है अमिताभ ठाकुर की सुरक्षा का। जेल में जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं दिया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब है, बार बार कोर्ट के आदेश के बाद भी जेल प्रशासन उसकी अवहेलना कर रहा है। तो जब वो सही सलामत रहेंगे, उस स्थिति में रहेंगे, तभी चुनाव लड़ पाएंगे। तो अभी तो हमारे सामने या उनके सामने अपने को स्वस्थ रखने की किसी भी तरीके से विपरीत परिस्थिति में भी पहली चिंता वो है। उसके बाद चुनाव लड़ना, अगर बाहर आ पाएंगे, जिस तरीके से फंसाया है और उनकी कोशिश, तो जब चुनाव जी हेलो जी आगे कंटिन्यू, इसको फिनिश कर दीजिए, बस हो गया।
जी जी, बस यही कहना था कि चूंकि अभी मुख्य सवाल जो है मेरे सामने या अमिताभ जी के सामने उनकी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेके है। जी ठीक है, धन्यवाद।